जी, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया पॉइंट डिफेक्ट्स, फिर किया लाइन डिफेक्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेनर डिफेक्ट्स। अब प्लेनर डिफेक्ट्स में फिर आगे कैटेगरी हैं, वो देख लेते हैं। यानी प्लेनर डिफेक्ट के मेजर टाइप्स वो देखते हैं क्या हैं जी। अब मेजर टाइप्स में एक तो है एक्सटर्नल डिफेक्ट्स, दूसरा है जी ग्रेन बाउंड्री, फिर है जी ट्विन बाउंड्रीज, और लास्ट में है जी स्टैकिंग फॉल्ट। अभी इनको वन बाय वन हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है जी एक्सटर्नल डिफेक्ट्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सटर्नल डिफेक्ट्स क्या चीज़ है? These defects occur due to exposed atoms of the material and are highly reactive to external environments. That is, oxygen react with such atom to form oxide layer. अब मिसाल के तौर पे आपने देखा कि जो हम मटीरियल काटते हैं तो इसकी इस तरह फ़र्ज कर लें कि आपके पास ये मटीरियल पड़ा हुआ है, ऐसे करके ये मटीरियल आपका। अब इसमें एटम की अरेंजमेंट है, ऐसे करके एटम की अरेंजमेंट, ऐसे एटम पड़े हुए हैं, ऐसे एटम है, सारे ये एटम है, इसमें ये ऐसे मटीरियल है, ये एटम है, ये सारे ऐसे एटम पड़े हुए हैं। अब इसमें जो इसके बाउंड्री है, यानी इस तरफ जो ये वाले एटम, ये वाले एटम, या इस तरफ एक और बना देता हूँ मैं, ये फ़र्क करे, ये है ये। अब ये देखें ना, इस साइड वाले एटम, इस साइड वाले एटम, इस साइड के इसी तरह ये 3 डायमेंशन में है तो ऊपर भी एटम होंगे। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है या इस साइड पे जो एटम होंगे वो इन्वायरमेंट से एक्सपोज हैं, यानी इस तरफ को कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, इस तरफ से इस तरफ से देख रहे हैं, ये वाला इसके साथ तो जुड़ा हुआ है मगर इस तरफ से तो एक्सपोज है। यहाँ अगर मटेरियल काटा हुआ है, यहाँ से अगर काट दिया है तो ये वाली पोर्शन तो इसका एक्सपोज हो गया एटम का, तो लिहाजा ये रिएक्टिव हो जाएगा इन्वायरमेंट के साथ, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन शुरू कर देगा। फर्ज करें कि ये Fe है, आयरन पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये आयरन ऑक्साइड बना देगा। ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये एक डिफेक्ट पैदा हो गया मटीरियल के अंदर। अब इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट चलते हैं जी ग्रेन बाउंड्रीज। अब ग्रेन बाउंड्री ये दूसरा डिफेक्ट है। ग्रेन बाउंड्री क्या चीज़ है जी, वो देख लेते हैं। Grain boundaries are the region between different crystals and are produced during growth of different nuclei of grain in solidification process. Since these are low density region, therefore high mobility, high diffusibility, high chemical reactivity। अब हम इसको आपको समझाते हैं कि ये इसका अभी इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले ये जो जब मेटल सॉलिडिफाई होता है तो फ़र्ज़ करें कि ये आपका इस तरह ये आपका मैं बड़ा सा फिगर बना देता हूँ। ये फ़र्ज़ करें कि ऐसे करके ये अब फ़र्ज़ करें कि इसमें लिक्विड स्टेट में सारा मेटल पड़ा हुआ है, सारा लिक्विड स्टेट में पड़ा हुआ है। जब इसको हम ठंडा करेंगे
तो सबसे पहले इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाएंगे। फर्क करें, ये जब ठंडा होगा तो यहाँ पे एक बन गया न्यूक्लियाई, ऐसे ये न्यूक्लियाई मतलब सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो गया, इधर बन गया एक, ये ऐसे बन गया, ठीक है जी। और हमने ठंडा किया तो फिर ये बड़ा हो गया, ये ऐसे, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी ऐसे बड़ा हो गया, ये भी ऐसे करके बड़ा हो गया। जब ये बड़ा होगा साथ दूसरे और न्यूक्लियाई पैदा हो गए, ऐसे करके इधर और न्यूक्लियाई पैदा हो गए, ऐसे करके इधर और न्यूक्लियाई पैदा हो गए और पैदा हो गए, ये ठंडा होता गया, ये और न्यूक्लियाई पैदा हो गया, ठीक है जी। अब फिर हमने और ठंडा किया, और ठंडा करने के साथ ये फिर और बढ़ गए, ये ऐसे करके और बढ़ गए, ये और बढ़ गए, ऐसे करके बढ़ गए, और उसके साथ ये भी इसी तरह, ये भी बढ़ गए, ये भी ऐसी तरह इसी तरह बढ़ गए, ये बढ़ गए, ऐसे करके ये बढ़ते गए, ये सारे बढ़ गए, ये बढ़ गए, ये बढ़ गए, और ये भी बढ़ गए। इसी तरह और न्यूक्लियाई भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे और न्यूक्लियाई पैदा हो गए, और न्यूक्लियाई पैदा हो गए, और न्यूक्लियाई पैदा हो गए, इसी तरह और न्यूक्लियाई पैदा। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। अल्टीमेट जाके ये आपस में ऐसे बड़े होते होते आपस में ये मिल जाएंगे। ये इस तरह की सिचुएशन होगी। ऐसे करके ये फ़र्ज़ करें कि ऐसे, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बड़े बड़े बना देते हैं ऐसे करके, ये फ़र्ज़ करें कि ऐसे करके ये आपके मुख्तलिफ ग्रेन बन गए, ऐसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तो ये आपके ऐसे बढ़ते गए ग्रेन बन गए, ये ऐसे करके, ये ऐसे मैं इसको पूरा बना दे, ऐसे करके ये ग्रेन बन जाएंगे। ये भी इसी तरह ऐसे करके ये ग्रेन बन गए। ये ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होगी। तो ये करके यहाँ पे आके ये बढ़ते बढ़ते ऐसे इस बाउंड्री पे आके एक देखिए ग्रेन ये भी बढ़ता गया, ये भी सारे ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते ये इस तरह ये बाउंड्री के साथ आके इसको टच करेंगे, आपस में ऐसे टच करेंगे। अब ये वाला जो रीजन होगा जहाँ पे, इस रीजन में जहाँ पे ये सारे ग्रेन आपस में आके ये वाला ग्रेन भी इसको बना लेते हैं ऐसे करके, ये ऐसे करके ये बड़े ये भी ऐसे ये बन गए, ये सारे आइटम की अरेंजमेंट है। अब ये वाला जो रीजन है यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब ये यहाँ पे मिलेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन में के अंदर जो एटम के अंदर गैप ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो बिल्कुल क्लोजली पैक है, और ये पीरियोडिक अरेंजमेंट है, इसमें ये क्रिस्टल बना हुआ है, ये भी ऐसे करके पूरा क्रिस्टल होगा। मगर यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रेन आपस में मिले हैं, यहाँ पे जो डेंसिटी है एटम की कम होगी, और इसकी वजह से ये जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एक्सपोज होके यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है ये वाला। इसमें डिफ्यूजिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी इसमें एटम बार से आके डिफ्यूज़ हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लाया केमिकली रिएक्टिव होते हैं ये वाला पोर्शन। और ये जो बाउंड्री बनती है ये आप ऐसे समझ लें कि जैसे 2 से लेकर 3 एटम का इसमें गैप हो जाता है ये बाउंड्री में, यानी इसमें गैप होगा, ठीक है ना। तो ये जो बाउंड्री बनेगी, अब इसकी ये मतलब नहीं, ये नहीं कि इसका ये कोई इसमें फ़ाल्ट आ गया। अब ये फ़ाल्ट मतलब फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करें, ये प्लास्टिकली डिफ़ॉर्म हो, ठीक है ना जी, ऐसे लोड अप्लाई किया ये डिफ़ॉर्म हो तो ये बाउंड्री इसको आगे से रोक लेगी जितनी डिफ़ॉर्मेशन को। लिहाजा लो टेम्परेचर पे ये तो बाउंड्री बिल्कुल फ़ायदेमंद है, ठीक है जी, इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नुकसानदेह नहीं है। डिफ़ॉर्मेबिलिटी लो टेम्परेचर पे उसको रोकेगी ये बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री हैं। मगर हाई टेम्परेचर पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी हाई टेम्परेचर इसके मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट्स
कि हाफ से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो तो फिर इसको इफ़ेक्ट हो सकता है बाउंड्री की वजह से। तो ये इसको कहते हैं जी बाउंड्री, इसको कहते हैं जी ग्रेन बाउंड्रीज। इसके बाद आगे चलते हैं जी। ग्रेन बाउंड्री के बाद नेक्स्ट है जी ट्विन बाउंड्रीज। अब ट्विन बाउंड्री में क्या होगा? अब ट्विन बाउंड्रीज ये भी उसी तरह, ये चले पहले देख लेते हैं ट्विन बाउंड्री है क्या। द प्लेन विद इन द क्रिस्टल where the arrangement of the atom on both sides of the plane are mirror-like image. These result due to shear stress or during recrystallization. अब जब ये मैंने पहले बताया कि जब ये मटेरियल ठंडा होता है लिक्विड फॉर्म से, जब ये सॉलिड फॉर्म में आता है, जब ये ठंडा होता है तो जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो इस तरह होगी कि किसी जगह पे जाके जो एटम का प्लेन है फ़र्ज़ करें वो उस प्लेन के दोनों तरफ एटम की अरेंजमेंट हो इस तरह होगी जैसे किसी मिरर में एक एटम का दूसरे एटम का रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करके मैं एक बड़ा सा ग्रेन बना देता हूँ, आपको इससे वैसे आपको समझ नहीं आएगी शायद, तो इससे फ़र्ज़ करें कि ये आपका ऐसे ही वो मैं दोबारा बनाता हूँ ऐसे करके। ठीक है जी। अब फ़र्ज़ करें कि ऐसे ये आपको समझाने के लिए फ़र्ज़ करें कि मैं इसमें से ये ऐसे करके ऐसे ये एक ग्रेन ही आप समझ लें। ये हालांकि ग्रेन तो बहुत ज़्यादा होंगे, मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसे बता रहा हूँ। अब आप फ़र्ज़ करें कि ग्रेन इस तरह बने हुए हैं और इसके अंदर जो एटम की तरतीब है वो कुछ इस तरह से है, यानी ऐसे करके यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें कि ए बी सी ए बी सी ऐसे। अब इसी तरह फ़र्ज़ करें कि ये वाला प्लेन गायब हो जाता है, ये वाला ये एटम की जहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये अरेंजमेंट है, तो ये वाली लेयर ए वाली लेयर है, उसके ऊपर बी वाली लेयर, उसके बाद सी वाली, फिर ए वाली, फिर बी वाली, फिर सी वाली। आप फ़र्ज़ करेंगे ये लेयर गायब हो जाती है, मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ ऐसे करके। ये फ़र्ज़ करें ये प्लेन है, ये वाला ए वाला गायब हो गया। अब क्या होगा, इस प्लेन के दूसरी तरफ इसी की अगर रिफ्लेक्शन हो, ये बी यानी इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे बी आ गया, ये फिर सी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। अब ये देखें ना, बी की रिफ्लेक्शन ये है, सी की रिफ्लेक्शन इस प्लेन के दूसरी तरफ ये है, ए की ये है, और इसी तरह बी की ये आ गई, ये बी की। ठीक है। अब इसी तरह सी की आप देखें तो सी की रिफ्लेक्शन ये आई हुई है। अब फ़र्क करेंगे यहाँ पे एक और प्लेन आ गया, कोई ट्विन का नाम दिया ना मैंने, ये ऐसे ट्विन, ऐसे ट्विन, ऐसे। अब ये देखिए, अब फ़र्क करें कि एक प्लेन तो ये आ गया, ट्विन प्लेन मैंने कहा ना, ट्विन बाउंड्री। तो ये एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन अगर फ़र्क करें कि यहाँ से एक दूसरा प्लेन है तो वो इसकी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे एक और प्लेन, ये यहाँ पे इसकी रिफ्लेक्शन शुरू होगी, सी इसकी रिफ्लेक्शन ये, फिर बी ये इसकी रिफ्लेक्शन, फिर ए ये इसकी रिफ्लेक्शन। इसी तरह अगर ये आगे चलते जाएं, अब आप देखें अगर ये ओरिजिनल अरेंजमेंट है, ये वाली ओरिजिनल, ये वाला पोर्शन इसका रिफ्लेक्शन है।
अब इसका रिफ्लेक्शन फिर इधर आ गया, ये फिर उसी तरह ए बी सी, देखना ये भी, ये देखना ए बी सी, ये भी ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल, ये रिफ्लेक्शन, फिर इस रिफ्लेक्शन की यहाँ पे रिफ्लेक्शन, फिर ये ओरिजिनल हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए इसको ट्विन बाउंड्री डिफेक्ट कहते हैं। ये ट्विन, दो प्लेन, एक ये वाला प्लेन है, एक ये वाला प्लेन हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह के फॉल्ट, यानी इसका ये नहीं मतलब कि इसकी वजह से मटेरियल की जो स्ट्रेंथ कम होगी, बल्कि इसकी वजह से मटेरियल बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, बल्कि ये डिफेक्ट इसके लिए ज़्यादा बेहतर है, इससे मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और इसी तरह जिस तरह मैंने बताया ग्रेन बाउंड्री में जिस तरह बाउंड्री बनती है, उसमें भी मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। चलें जी, ये तो हो गया ट्विन बाउंड्री। उसके बाद चलते हैं जी हम अगले टॉपिक पे, वो है जी ट्विन बाउंड्री के बाद, हमने पहले पढ़ा ग्रेन बाउंड्री, सबसे पहले पढ़ा हमने एक्सटर्नल डिफेक्ट, फिर पढ़ा हमने ग्रेन बाउंड्री, उसके बाद पढ़ा हमने ट्विन बाउंड्री, और फिर ये जो प्लेनर डिफेक्ट में लास्ट में पढ़ेंगे स्टैकिंग फॉल्ट। ये लास्ट वाला हम पढ़ेंगे स्टैकिंग फॉल्ट। अब ये इसकी डेफिनेशन देख लें जी पहले। These faults are due to error in stacking. These faults are error in stacking, यानी जो अरेंजमेंट है एटम की, जैसे मैंने बताया एफसीसी में एबीसी इस तरह की अरेंजमेंट है। अब फर्ज करें, ये देखें ना, मैं इसको पढ़ लेते हैं। These faults are due to error in stacking sequence, e.g. in FCC the arrangement of atom is ABC ऐसे चलता है, and in stacking arrangement may be, इस तरह भी हो सकता है कि AB आ जाए, ABC, मतलब आपको ये मैंने इसको इस तरह करके चेक करके इसका देख लेते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, ताकि आपको फिर ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाए। वो इस तरह है कि ये आपके पास, ये स्टैकिंग फॉल्ट में बात कर रहा हूँ। ये फर्ज करें कि आइटम आपके पास इस तरह से अरेंज हैं, ये मैं ग्रेन की बात कर, एक ग्रेन के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये फ़र्ज करें कि एटम इस तरह से अरेंज थे, यहाँ पे यहाँ से मैं शुरू हो जाता हूँ ABC, ये ग्रेन की ABC ऐसे चलते गए, यहाँ पे ABC, तो ऐसे अरेंजमेंट। अब यहाँ से फ़र्ज़ करें कि यहाँ से जो C था ये गायब हो गया, ऐसे करके ये गायब हो गया, फ़र्ज़ करें ये गायब हो जाता है स्टैकिंग फॉल्ट में। इसी तरह ABC, यहाँ पे C जाके गायब हो गया। उसके बाद फिर ये शुरू हो गया, ये गायब होने के बाद ये फिर AB, और फिर ये शुरू हो गया ABC। ठीक है जी। अब ये देखें, ये हो गया गायब। अब ये वाली अरेंजमेंट तो ABC ये आपने देखा, अब ये FCC है, फेस सेंटर क्यूब। उसके बाद ये देखें AB है, ये वाली AB ये है, आपने हेक्सागोनल क्लोज पैक पढ़ा होगा, उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक में ये AB अरेंजमेंट है। इसी तरह फिर ये देखें, ये भी हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट है। उसके बाद फिर ये FCC ये वाली, ठीक है ना जी, इसको कहते हैं स्टैकिंग फॉल्ट। अब
अब इस स्टैकिंग फॉल्ट की वजह से ये भी क्लोज पैक है, ये भी क्लोज पैक है, ये भी वो क्लोज है तो क्लोज पैक ही। आपने क्लोज पैक का पढ़ा हुआ कि जिसमें एटम की अरेंजमेंट मैक्सिमम होती है क्लोज पैक में। तो लिहाजा ये वाला फॉल्ट को इस तरह का फॉल्ट नहीं है कि इसके साथ मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हो जाए, बल्कि ये मटेरियल के लिए फेवरेबल है। तो ये तो आपका स्टैकिंग फॉल्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं जी आखिरी जो डिफेक्ट है, ये प्लेनर डिफेक्ट के बाद हम चलते हैं जी वॉल्यूम डिफेक्ट। यानी पहले प्लेनर डिफेक्ट में हमने पढ़ा ये 2 डिमेंशन था, अब वॉल्यूम डिफेक्ट 3 डिमेंशन। अब वॉल्यूम डिफेक्ट में ये पोर्स वगैरह बन जाते हैं, जैसे आपने कास्टिंग की उसमें सुराख हो गए, ये पोर्स वगैरह बन गए। इसी तरह क्रैक्स, आपने कूलिंग की, एकदम कूलिंग हो गई तो मटीरियल में क्रैक आ सकता है, या जो आपने उसके अंदर कोई चीज़ डाली है यानी कार्बन डाली है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी कहीं पे जाके, यानी इम्प्योरिटीज़ इन दी फार्मा प्रेसिपिटेट एक जगह पे जाके इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये वाले डिफेक्ट तो मटीरियल के लिए सही नहीं होते, ठीक है ना जी। तो ये वॉल्यूम डिफेक्ट ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे जी इन डिफेक्ट के बाद इन डिफेक्ट को चेक कैसे करना है, यानी क्या टेक्निक है डिफेक्ट को चेक करने की। तो इसके लिए बहुत से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो हम वो देख लेते हैं कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, उनका उसको क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कौन से इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैक्रोस्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स ओब्लिक फॉल्ट। एक पहली चीज़ तो है जी ऑप्टिकल मेटालोग्राफी, यानी इसमें आपको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ेगी जो हमारी लैब में भी है, ठीक है जी। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हमारी लैब में भी है। उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एक तो ग्रेन जो बनते हैं वो ग्रेन से ASTM स्टैंडर्ड यूज़ करके ग्रेन नंबर निकाल सकते हैं। दूसरा फिर ग्रेन का हम डाया मालूम कर सकते हैं, ये जो हमारी लैब में पड़ी हुई है इनकी वजह से इसको यूज़ करते हुए, यानी क्या क्या ग्रेन साइज़ ASTM स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। अभी आपको ASTM स्टैंडर्ड बताएंगे, ग्रेन नंबर कैसे निकालते हैं, उससे फिर क्या असेसमेंट करते हैं ये बात आपको बताते हैं अभी। उसके बाद जी ग्रेन डाया मालूम करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी या SCEM। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन है, तो ये तो हमारे पास नहीं है। बहरहाल हमारे पास पहले वाली मशीन है ऑप्टिकल मेटालोग्राफी। इससे क्या करते हैं, इससे एक फ्रैक्चर और थिन कोटिंग, किसी चीज़ की भी कोटिंग हो सकती है, पेंट की कोटिंग हो सकती है, या आप कोई सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना जी, सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी वजह से सरफेस ट्रीटमेंट में ऑटोक्लेविंग या ऑक्सीडाइजिंग जिसको कहते हैं, जिंक प्लेटिंग कहते हैं, क्रोम प्लेटिंग कहते हैं, इस तरह की कोटिंग भी इससे मालूम की जा सकती है। इसके अलावा सरफेस कंटामिनेशन कोई चीज़ लग जाती है सरफेस के ऊपर, ऑयल की कंटामिनेशन या किसी एसिड की कंटामिनेशन हो गई है, तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए मालूम की जा सकती है। इसके बाद अगला इक्विपमेंट जो यूज़ होता है जी वो है जी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन ये एटम की डिसलोकेशन के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये इक्विपमेंट जो है ये डिसलोकेशन ऑफ एटम प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे कोई चीज़ डाली हुई है वो प्रेसिपिटेट होगी, प्रेसिपिटेट होने की वजह से ये एक सेकंड फेज़ बन जाती है
तो इस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए ये चीज़ें हम मालूम पता कर सकते हैं, ठीक है ना जी। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन है। तो इसके बाद आता है जी हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन। ये भी उसी की कॉपी है मगर इसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, रिज़ल्ट ज़्यादा क्लियर होता है। तो ये इक्विपमेंट यूज़ होंगे आपको जो मुख्तलिफ फॉल्ट आते हैं उसको चेक करने के लिए। अब जो हमारे पास जो लैब में पड़ी हुई है माइक्रोस्कोप, उसको देखते हैं जी, वो देख लेते हैं जी वो क्या है। इसमें ये आपके पास ये इसका मैंने एक फ़ोटोग्राफ सा बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे ये लाइट्स ये देखें जी, ये आपके पास ये पड़ा हुआ है। ये जो मेटल हमने चेक करना है, मटेरियल जो चेक करते हैं उसका एक पीस काट लेते हैं, जिसको उसका ये वाला ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला पीस काटा हुआ है। अब ये जो पीस काटते हैं इसको काटने के बाद इसको कुछ 3-4 दफ़ा ग्राइंड किया जाता है ताकि स्क्रैच रिमूव हो जाएं। उसके बाद फिर इसको पॉलिश करते हैं बफिंग व्हील यूज़ करके क्लॉथ का बना होता है बफिंग व्हील, ताकि ये वो जो आपने ग्राइंडिंग की उसमें स्क्रैच हो जाएंगे। तो फिर इसको पॉलिशिंग करते हैं, क्लॉथ का वो व्हील बना होता है, ये पॉलिशिंग करते हैं। अब ये पॉलिशिंग करने के बाद फिर भी आपको जो इसकी ग्रेन बाउंड्री है वो क्लियर नहीं होती, तो फिर आप इसकी एचिंग करते हैं। एचिंग में मुख्तलिफ सलूशन है एचिंग करने के लिए। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करें, जिसको HCl कहते हैं, कुछ 70 से लेकर 75% तक। इस तरह उसमें कोई पानी डाल लें कोई 25% के करीब और 3% के करीब, 2.5 या 3% के करीब आप उसमें H2SO4 डाल दें। तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें इसको थोड़ी देर के लिए, कोई आधे घंटे के लिए इसको डिप करें, तो जो बाउंड्री है ये उसके ऊपर जाकर रिएक्शन करेगा, वो बाउंड्री आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जब ये बाउंड्री क्लियर हो जाएंगी तो आपने फिर इसको पीस को इसके नीचे रखना है, ये वाला। अब ये क्या होगा, यहाँ से लाइट पड़ी, ऐसे लाइट ये यहाँ पे ये ग्लास प्लेन है, यहाँ से ये लाइट रिफ्लेक्ट हो के फिर यहाँ ये मैग्नीफाइंग लेंस पड़े हुए हैं, ये वाला ये मैग्नीफाइंग, ये इसको मैग्नीफाई कर देंगे, ग्रेन को बड़ा कर देंगे। ये तो ये फिर आप इसको यहाँ से ये आई पीस से इसको देख सकते हैं, इसकी फ़ोटोग्राफ भी बना सकते हैं। तो इसकी फ़ोटोग्राफ आप बना के एक तो आप ग्रेन साइज़ नंबर मालूम कर सकते हैं ASTM स्टैंडर्ड के मुताबिक, और दूसरा इसका ग्रेन डाया भी मालूम कर सकते हैं। अब जो फ़ोटोग्राफ बनाई उसकी वो तो मैग्नीफाई हो चुका है, फ़र्ज़ करें कि उसकी मैग्नीफिकेशन 100 है, यानी 100 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो अब इसको मैग्नीफाई की हमने फ़ोटो ली हुई है, ठीक है ना, बड़ा ग्रेन मिला हुआ है। अब इसका हमने मालूम करने ASTM स्टैंडर्ड के मुताबिक ग्रेन साइज नंबर और ग्रेन डाया कैसे मालूम करेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। तो इसका ये प्रोसीजर है जी, ये आप देखें जी, in ASTM standard count the number of grain per square inch at 100x, यानी फर्ज करें कि मैग्नीफिकेशन 100 है, आपने पर स्क्वायर इंच ये ऐसे ये मैंने बनाया, ये आपका फर्ज करें ग्रेन बने हुए, ये ऐसे करके मटेरियल है, उसके अंदर ग्रेन है, आपने एक स्क्वायर ऐसे करके एक स्क्वायर इंच में आप नंबर ऑफ ग्रेन काउंट कर लें, ये गिने आप। अब वो फ़र्ज़ करें कि अब मैग्नीफिकेशन कितनी, ये 100 मैग्नीफिकेशन पे बना हुआ है फ़ोटोग्राफ। अब वो फ़र्ज़ करें कि एक स्क्वायर इंच में काउंट किए, उसको कहेंगे n, ठीक है जी। अब ग्रेन साइज नंबर जो ASTM स्टैंडर्ड के मुताबिक मालूम करना है वो कैसे करेंगे, वो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करें, n = 2
n-1, ये जो n है स्मॉल n, इसको ग्रेन साइज नंबर कहते हैं। अब ये इसको ग्रेन साइज नंबर हम ASTM टेबल यूज़ करेंगे, वहाँ से ग्रेन साइज नंबर से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो ग्रेन बने हुए हैं ये कोर्स ग्रेन है या ये ग्रेन फाइन ग्रेन है, ये अल्ट्रा फाइन है या मीडियम ग्रेन है। ये फिर n की वैल्यू मालूम करने से इसकी असेसमेंट होगी। अब उस टेबल में क्या है कि n की बजाय n डैश बताया हुआ है। अब n डैश क्या है? n डैश है नंबर ऑफ ग्रेन पर स्क्वायर मिलीमीटर एट 1 मैग्नीफिकेशन, उस टेबल में दिया हुआ है। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है कैसे? इस फार्मूले को यूज़ करते हुए n इज इक्वल टू n डैश ओवर 15.5, ठीक है ना जी। यहाँ से आप n की वैल्यू मालूम कर लें, n की वैल्यू मालूम करके आप इधर यूज़ कर लें, ठीक है ना जी। तो इधर यूज़ करके फिर आप n की वैल्यू, ये आपको टेबल से बताएंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम भी हल करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो यहाँ से आपने ग्रेन साइज नंबर मैंने बताया कि मालूम करना है इस इक्वेशन से। पर स्क्वायर इंच एट 100 मैग्नीफिकेशन के लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला n इज इक्वल टू 2n-1, ये अगर मैग्नीफिकेशन 100 हो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है जी। अगर आपके पास ये आपको मालूम, ये अगर आप ये अगर n डैश की वैल्यू आपको पता है, ये जो कि टेबल में दिया हुआ है n डैश की वैल्यू, ये नंबर ऑफ ग्रेन पर स्क्वायर मिलीमीटर एट 100, तो फिर आपने इसको इसके साथ कन्वर्ट कर लेना n की वैल्यू इसमें, यहाँ ये इस फार्मूले से, फिर इसमें n की वैल्यू यहाँ पे रख के फिर आपने n की वैल्यू, मैंने बताया ये 100 के लिए। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन 100 नहीं है, कोई चेंज हो गई 70 है, 80 है, 90 है या 60 है, जो भी है, तो उसके लिए फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा। वो फार्मूला फिर आपके पास ये है, इफ़ मैग्नीफिकेशन इज अदर देन 100 लेट इट इज़ m, फ़र्ज़ करेंगे वो m है, हमें नहीं पता m की वैल्यू 60 हो सकती है, 70 जो भी है वो है, तो फिर आपका ये मॉडिफाई हो जाएगा फार्मूला ऊपर वाला। तो वो फिर फार्मूला आपने ये यूज़ करना है। ये वाले जो हैं, ये वाले, ये ग्रेन मैग्नीफिकेशन, फ़र्ज़ करें कि मैग्नीफिकेशन अगर यहाँ पे 70 मैग्नीफिकेशन है या फ़र्ज़ करें 70 मैग्नीफिकेशन पे आपने पर स्क्वायर इंच ये ऐसे करके, अब ये ग्रेन बने हुए हैं, ये 70 फ़र्ज़ करें मैग्नीफिकेशन पे ये ग्रेन बने हुए हैं, ये मैंने 70 में, अब आपने फिर उसी पर स्क्वायर इंच आपने मालूम किए, ग्रेन काउंट किए, ये इसको मैं लिखता हूँ n70, इस पे आपने नंबर ऑफ़ ग्रेन काउंट किए, वो हाँ यहाँ पे रखें, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 70 लिखें, तो यहाँ पे आप फिर n की वैल्यू मालूम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन अदर देन 100 हो तो फिर ये आपने फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है ना जी। अब चलते हैं जी, n जो मालूम किया इसका आगे क्या करेंगे? तो आपने ASTM स्टैंडर्ड टेबल यूज़ करनी है, वो वाली टेबल ये है, ASTM ग्रेन साइज चार्ट जिसको कहते हैं। आपने फ़र्ज़ करें कि आपने n की वैल्यू 1 निकाली या 2 निकाली या 3 या 3 से कम आ रही है, तो ये n की वैल्यू 3 या 3 से कम आई तो ये कोर्स ग्रेन होंगे। इसी तरह अगर n की वैल्यू 4 और 6 के दरमियान में है तो मीडियम ग्रेन, इसी तरह 7 और 9 के दरमियान है तो फाइन ग्रेन, n से बड़ी है, n अगर 10 से बड़ा है तो इसको अल्ट्रा फाइन ग्रेन। अब इसमें देखें ये 1 गया, अगर 1 आता है इसका मतलब है नंबर ऑफ़ ग्रेन, ये देखें n डैश लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ ग्रेन पर स्क्वायर मिलीमीटर एट 1 मैग्नीफिकेशन। ये अगर n की वैल्यू 1 आ रही है तो इतने ग्रेन होंगे पर मिलीमीटर में, पर मिलीमीटर स्क्वायर में इतने ग्रेन। अगर 2 आ रही है तो इतने, 3 आ रहा है तो इतने, तो ये चलते जाएं तो ये फाइन ग्रेन, अल्ट्रा फाइन ग्रेन।
तो ये इस चार्ट के से ये अभी आप इसकी, ये तो एक तरीका हो गया, एक डायरेक्ट मेथड है। ये तो आपने ग्रेन नंबर, ग्रेन साइज नंबर निकाला है, ठीक है ना, उससे आपने कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, इससे अंदाज़ा लगाया। अभी हम एक डायरेक्ट अप्रोच है जिसको कहते हैं जी आप ग्रेन डाया मालूम कर लें। उसमें सारी काफ़ी ज़्यादा अजम्पशन की हुई है कि ग्रेन फर्ज करें कि स्फेरिकल होते हैं, ठीक है ना जी। तो क्योंकि ये तो ग्रेन टेढ़े मेढ़े हैं तो इसको उस तरह डाया तो नहीं कह सकते, मगर ये असम्पशन को उन्होंने फार्मूले के साथ कवर किया हुआ है, तो वो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसको फार्मूला लिख लेते हैं कि किस तरह हम डाया मालूम करेंगे। तो वो फार्मूला इस तरह है जी, डायरेक्ट अप्रोच इज़ टू मेजर एवरेज डाया ऑफ द ग्रेन। आपने ग्रेन का एवरेज डाया मालूम करना है। वो कैसे मालूम करेंगे? आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, एन एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रेन बाउंड्री इंटरसेक्टेड डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन। अब इसका क्या मतलब है? आपने जो फोटोग्राफ ली, अब ये मैग्नीफाइड है, अब ये मैग्नीफाइड करें, उसके ऊपर आप लाइन लगाएं। ये फर्क करके मैंने एक लाइन लगाई। अब ये जो लाइन मैंने एक ऐसे करके एक लाइन फर्क करके, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने फर्क करें कि एक ऐसे करके लाइन लगाई है इसके लिए। अब मैं काउंट करता हूँ कि ये लाइन कितनी ग्रेन बाउंड्री को काट रही है। फर्क करें 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 बाउंड्री को काट रही है, ठीक है ना जी। तो इसकी लेंथ मुझे पता होनी चाहिए। फ़र्क करें कि मैं अगर मिलीमीटर में रखा है या नैनोमीटर में, मिलीमीटर में फ़र्क करें कि मैंने इसको काउंट रखा हुआ है, ठीक है, कितने मिलीमीटर की है। तो ये मैंने यहाँ से उसकी एक्चुअल लेंथ यहाँ पे लिख ली। ऊपर मैंने जितनी इसने ग्रेन बाउंड्री को काटा, मैंने इंटरसेक्ट किया, वो मैंने ऊपर लिखा। ये वैल्यू आ जाएगी NL। अब आपने डाया मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे? डाया एक ग्रेन का डाया वो क्या होगा? C डिवाइडेड बाई NL, जो इधर से निकाला वो वहाँ पे रखें। मैग्नीफिकेशन जितनी भी है, अगर 100 में 100 लिख दें, अगर 50 है तो 50 लिख दें। तो यहाँ से आपने डाया मालूम कर लिया। अब C की वैल्यू 1.5 है। अब इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एजम्पशन करके कि ग्रेन स्फेरिकल होते हैं वहाँ से निकाला हुआ है। ये है जी आपकी मैग्नीफिकेशन एट विच फोटोग्राफ वाज टेकन। ये यहाँ पे लिखना है, ये NL आपने यहाँ से निकालना है, यहाँ से आपने D निकाल लेना है। तो ये अभी हम इसकी एक एग्जांपल पे चलते हैं ताकि आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि ये जो हम बातें कर रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले चलते हैं जी प्रॉब्लम नंबर, एग्जांपल है आपकी 4.4। एन ASTM grain determination is being made. Photograph of metal was taken at 1x यानी 1 magnification पे. What is the grain size number in ASTM? If there are 992 grain per square millimeter, अब नंबर ऑफ ग्रेन पर स्क्वायर मिलीमीटर, इतने ग्रेन है पर स्क्वायर मिलीमीटर। अब अगर मैं और टेबल पे जाऊं, वहाँ पे तो जाके मैं चेक कर लूँगा कि ग्रेन पर स्क्वायर मिलीमीटर उसने 992 बताए हैं। वो डायरेक्ट मैं टेबल पे जाऊं, वहाँ से जाके मैं इनकी वैल्यू मालूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। टेबल आप पीछे टेबल पे जाएं। अब टेबल पे क्या है जी? 992 ये 992 यहाँ पे आ गया जी, ये देखें टेबल पे। तो ये n की वैल्यू 7 आ गई। ये तो हमने ऐसे इधर से निकाल लिया। अगर फ़र्क करेंगे, इसको हम टेबल को यूज़ नहीं करते, हम वैसे मालूम करते हैं कि n की वैल्यू कैसे है। तो ये तो आपको मैंने बताया था कि ये जो ग्रेन नंबर ऑफ ग्रेन पर स्क्वायर मिलीमीटर एट 1 मैग्नीफिकेशन, उसको n डैश लिखते। तो ये n डैश की वैल्यू ये 992। अब इसको हमने n में कन्वर्ट करना है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू n डैश
ओवर 15.5। यहाँ से आपने n की वैल्यू निकाल ली, वो 64 आ गया। अब इस 64 को इस फार्मूले में यूज़ करें, यहाँ से आप इसका लॉग लें, यहाँ से n की वैल्यू वही 7 आ गई जो पहले हमने जिक्र की थी। ठीक है ना जी। अब आगे चलते हैं जी। अब दूसरी एग्जांपल है जी 4.5। इफ़ देयर आर 930 ग्रेन्स पर मिलीमीटर स्क्वायर ऑन ए फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ ए मेटल एट 2x मैग्निफिकेशन डबल है। ठीक है ना जी। आपने ग्रेन काउंट किए डबल मैग्निफिकेशन पे। ठीक है ना, ग्रेन का साइज बढ़ा हुआ है। ठीक है ना जी। आपने यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर लगाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 1 मिलीमीटर पर करें। आपने ग्रेन काउंट कर लिए। अब ग्रेन तो मैग्नीफाई हो चुके हैं, इधर भी इधर भी मैग्नीफाई बड़ा हो गया। ठीक है ना जी। अब ग्रेन अगर एक लाइन की तरफ इस तरह लाइन पे होता है ऐसे करके, ठीक है ना जी। अगर एक इसकी तो ये डबल मैग्नीफिकेशन भी होता, तो फिर मैं इसको कह लेता कि अगर डबल मैग्नीफिकेशन पे ग्रेन अगर 10 हैं तो एक मैग्नीफिकेशन पे मैं कहूँगा ये 20 होंगे फिर। ठीक है ना जी। मगर अगर ये हम ग्रेन नंबर ऑफ ग्रेन काउंट करना शुरू कर देते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे स्क्वायर में काउंट करते हैं, तो वो तो फिर दोनों तरफ इधर भी बढ़ेगा इधर पे, तो फिर हम जो निकालेंगे ये तो इधर भी हो जाएगा, तो फिर तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 आ गया। ठीक है जी। अब मैं 930 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो ग्रेन होंगे, ग्रेन पर मिलीमीटर स्क्वायर एट 1 मैग्नीफिकेशन पे आ जाएंगे। ठीक है ना जी। तो इस तरह हमने एन डैश की वैल्यू निकाली, वो 930 इंटू 4, ये एन डैश की वैल्यू आ गई। एन डैश की वैल्यू आज जब आएगी, आपने वहाँ से एन निकालना है, तो एन निकाला, वो आपके पास 240 आ गया। ठीक है ना जी। अब आप इसको इधर से भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं जी। 930 मल्टीप्लाई बाई 4 या जो भी वैल्यू आई, आप टेबल में जाएं, वहाँ से एन की वैल्यू मालूम करें, वो यहाँ पे इतने इसके करीब करीब आ जाएगी, 8 ये 9 के करीब। ठीक है जी। ये यानी 9 से कम है। ठीक है जी। तो ये फाइन ग्रेन में आ जाता है। तो ये तो हम टेबल से मालूम करेंगे नहीं, अगर इसको डायरेक्ट मैं उधर से जाके पढ़, मगर अगर हम फार्मूला को यूज़ करें तो फिर ये आपने एन डैश यहाँ पे रखें, जो 240 आया 240 को यहाँ पे रखें, 240 को यहाँ पे रखें, फिर इसका लें लॉग, ये देखो लॉग लिया हुआ है, 240 को इधर रखा है, यहाँ से आपने एन की वैल्यू मालूम की, तो ये आपके पास, तो ये आपका ये चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करेंगे, तो उसमें आयरन कार्बन डायग्राम जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।